मैं पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अकेला ऐसा इंसान हूं जिसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है। मेरा ट्रू रिलम जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, बाकी सभी लोगों को मेरी कल्टीवेशन उतनी ही कम दिखाई देती है। दूसरों की नज़र में मैं बस एक दयनीय ची रिफाइनिंग कमजोर इंसान हूं। एक बेकार निकम्मा जो खाता है, सोता है और मरने का इंतजार करता है। लेकिन जब मेरी सेक्ट विनाश के कगार पर पहुंच गई, तो मुझे मजबूर होकर एक्शन लेना पड़ा। और सिर्फ एक ची रिफाइनिंग डिसिप्लिन की कल्चरेशन के साथ मैंने एक गॉड को मार डाला। गॉड्स में ऐसा क्या खास है? एक इंसानी शरीर ने एक गॉड को मार डाला। ये आखिर पॉसिबल कैसे है? क्या ये सच में हमारा वो डरपोक फर्स्ट सीनियर ब्रदर है? लेकिन मैंने कभी जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ इसलिए नहीं छिपाई थी कि बाद में कमजोर बनकर सबको स्लैप करूं। मैं कोई ऐसा पिग बनने का नाटक नहीं कर रहा था जो बाद में टाइगर्स को खा जाए। असली सच्चाई तो इससे भी ज्यादा भयानक थी। मैंने इस ट्विस्टेड कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक हिडन रूल खोज लिया था। ऐसा रूल जिसके बारे में किसी और को कुछ नहीं पता था। हाई कल्टीवेशन का मतलब था निश्चित मौत। हर 1000 साल में हेवनली डाओ एक तथाकथित ग्रेट गिफ्ट देता था। नेसेंट सोल रियलम से ऊपर का हर कल्टीवेटर या तो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो जाता था, या फिर हेवनली ट्रिबुलेशन के नीचे राख में बदल जाता था। पूरी दुनिया मानती थी कि उन्होंने बस एस्केंशन में फेल किया, लेकिन मैं सच्चाई जानता था। उन्हें हेवनली डॉ ने खा लिया था। इस दुनिया का हर कल्टीवेटर उसके लिए लाइव स्टॉक बनने के लिए डेस्टिन्ड था। एक अंधेरी बिना चांद वाली रात में मैं चुपचाप पहाड़ के पीछे मौजूद मास ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ा। मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं था, लेकिन कब्रें खोदने में मैं बेहद माहिर हो चुका था। इस बार मैं एक कॉर्प्स को गुप्त रूप से दफनाने की तैयारी कर रहा था। गड्ढे में पड़ा ब्लैक रोब्ड बूढ़ा आदमी अब सांस नहीं ले रहा था। फिर भी उसके शरीर के चारों तरफ एक डरावनी क्रिम्सन ग्लो मौजूद थी। ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम एक्सपर्ट के लिए यूनिक प्रोटेक्टिव ऑनरा थी। फिर भी वो मरने के लायक था। वह ब्लड फाइंड सेक्ट का एल्डर था। अपने काम से काम रखने के बजाय वह आधी रात को हमारी एजोर क्लाउड सेक्ट में घुस आया था, ताकि हमारी घटिया एवरग्रीन कल्टीवेशन मैनुअल चुरा सके। अगर उसे चोरी ही करनी थी तो ठीक है, लेकिन उसे मेरे वेजिटेबल गार्डन से होकर ही क्यों गुजरना था? उसने उस ओकरा को पूरी तरह रौंद दिया था जिसे मैंने अभी अभी बड़ी मेहनत से उगाया था। तो बताओ, अगर मैं उसे नहीं मारता तो फिर किसे मारता? उसके शांत पड़े कॉर्प्स को जितना ज्यादा देखता, मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। मैंने अपना हाथ उठाया और उंगली की नोक पर एक छोटी सी ब्लू फ्लेम कंडेंस की, फिर उसे ग्रेव के अंदर फ्लिक कर दिया। उसका शरीर, जो 10,000 साल पुराने मिस्टिक आयरन जितना हार्ड था, पल भर में राख के ढेर में बदल गया। एविडेंस मिटा देना हमेशा सेफर ऑप्शन था, वरना किसी को पता चल सकता था और वो मुझे कोई ब्लडथर्स्टी डीमन समझ बैठते। ग्रेव को दोबारा भरने के बाद मैंने इंस्टिंक्टिवली आसमान की तरफ देखा, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मेरी डिस्प्लेड कल्चरेशन बढ़कर ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर 99% हो चुकी थी। मैंने घबराकर तुरंत अपना डेंटियन चेक किया। मेरे अंदर एक विशाल एंशियंट व्हील धीरे धीरे रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा था। इसी स्ट्रेंज रिवर्स व्हील की वजह से मैं हेवनली डाउ की निगरानी के नीचे 2000 साल तक सरवाइव कर पाया था। मेरी ट्रू कल्चरेशन जितनी स्ट्रॉन्गर होती थी, मेरा विजिबल रियलम उतना ही लोअर दिखाई देता था। इस दुनिया की कल्चरेशन स्टेज थी: ची रिफाइनिंग, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, गोल्डन कोर, नेसेंट सोल, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइड रिफाइनिंग, बॉडी इंटीग्रेशन, महायान एंड ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस। लेकिन हेवनली डाओ के स्ट्रिक्ट इंटरफेरेंस के कारण डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पीक ही इस दुनिया के कल्टीवेटर्स के लिए एब्सोल्यूट लिमिट बन चुकी थी। मेरे अलावा, क्योंकि मेरी दिखाई देने वाली ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर कल्चरेशन वास्तव में बॉडी इंटीग्रेशन रियलम के बराबर थी, जो छोटी सी ब्लू फ्लेम मैंने अभी इस्तेमाल की थी वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। उसने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को फिर से एक टाइनी अमाउंट से प्यूरिफाई कर दिया था। मेरा डिस्प्लेड रियलम ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर 98.999% से
सीधा 99% तक पहुंच गया था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं महायान रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। बेशक ची, रिफाइनिंग सेकेंड लेयर डिस्प्ले करना और भी सेफ होता, लेकिन ब्रेक थ्रू के दौरान पैदा होने वाली कोई भी फ्लक्चुएशन आसानी से हेवनली डाओ डिटेक्ट कर सकता था। मुझे सच में इतनी कैजुअली लोगों पर अटैक करना बंद करना होगा। फिलहाल मुझे सो जाना चाहिए और गलती से हासिल हुई उस थोड़ी सी कल्टीवेशन को डिस्पर्स कर देना चाहिए। सुबह होते ही एज्योर क्लाउड सेक्ट के गेट्स के आसपास मिस्ट तैर रही थी। 1000 ली के दायरे में सबसे फेमस राइटियस सेक्ट्स में से एक होने के कारण एज्योर क्लाउड सेक्ट के पास कुल 72 स्पिरिट पीक्स थे, लेकिन जहां मैं रहता था वह पर्पल बैम्बू पीक इन 72 पीक्स में सबसे करीब था। वहां सिर्फ 3 लोग रहते थे। पहला, हमारा मास्टर, जो पूरा दिन क्लोज डोर कल्चरेशन में रहता था। किसी को नहीं पता था कि वह जिंदा भी है या मर चुका है। दूसरा, मेरी जूनियर सिस्टर, जो हर दिन पर्पल बैम्बू पीक को फिर से ग्लोरी में लाने का सपना देखती थी। और तीसरा, कॉम्बिन गिडेनर ब्लैक मिस के लूचे, वो सपोजिली ऑनेस्ट और हार्मलेस फर्स्ट सीनियर ब्रदर, जिसे किलिंग से नफरत थी। जैसे ही मेरी नींद खुली, मुझे पहाड़ के बीच से आती हुई एक जोरदार बहस सुनाई दी। शानदार रोब्स पहने एक मोटा आदमी अपने हाथ में कुछ लो ग्रेड स्प्रिट स्टोन्स उछाल रहा था और लालच भरी नजरों से अपने सामने खड़ी एक खूबसूरत यंग गर्ल को देख रहा था। वह लड़की सुचिगा थी, मेरी पर्पल बैम्बू पीक की जूनियर सिस्टर। उसने उसे घूरते हुए कहा, सेक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग हर पीक को बेसिक रिसोर्सेज का एलोकेशन मिलता है, चाहे उसके पास कितने भी डिसिपल्स क्यों ना हो। फिर तुम हमारे रिसोर्सेज क्यों रोक रहे हो? उस मोटे आदमी जियाऊ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्यों? क्योंकि पर्पल बैम्बू पीक पर मौजूद हर कोई ट्रैश है। तुम्हारा मरा हुआ मास्टर 10 साल से सिक्लूजन में है, उसकी हड्डियां शायद अब तक सड़ चुकी होंगी। और तुम्हारा फर्स्ट सीनियर ब्रदर लूचे तो स्पिरिट डॉग से भी बदतर है। सेक्ट में 10 साल से है और अभी तक सिर्फ ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर पर है। पूरा दिन या तो सोता रहता है या मास ग्रेवयार्ड में पड़े जंक को खंगालता रहता है। मैंने तो ये भी सुना है कि कल उसने पहाड़ के नीचे एक मर्टल के साथ सिर्फ एक बेगर्स चिकन के लिए लड़ाई कर ली थी। वो पूरी कल्चरेशन वर्ल्ड के लिए शर्म की बात है। मेरे फर्स्ट सीनियर ब्रदर का इंसल्ट मत करो, सुचिगा ने चिल्लाकर कहा। लेकिन जियाओ के चेहरे पर कॉन्टेम्प्ट और बढ़ गया। सुचिगा सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के इनिशियल स्टेज पर थी, फिर भी उसने उस पर अटैक करने की हिम्मत की। मिडिल स्टेज का कोई इंसान होकर मुझ पर हमला कर रही हो? उसकी प्रेशर ऑनरा अचानक फूट पड़ी। उसने बस कैजुअली अपना हाथ वेव किया और एक वायलेंट गस्ट ने सुचिंगा की सोड उसके हाथ से दूर उड़ा दी। लेकिन जियाओ अभी सेटिस्फाइड नहीं था। उसकी हथेली में एक क्रिम्सन फायरबॉल जमा होने लगी और वह बिना किसी मर्सी के उसे सुचिंगा पर फेंकने वाला था। ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर मैंने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे मैं ठोकर खाकर गिर गया हूं। फिर परफेक्टली टाइम्ड स्लाइड टैकल लगाते हुए मैं सीधा जियाओ की साइड में जा घुसा। जियाओ का पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी एंशियंट सेवज बुल ने उसे पूरी ताकत से टक्कर मार दी हो। वह कुछ समझ भी पाता उससे पहले ही वह कटे हुए पतंग की तरह हवा में उड़ता हुआ दूर पहाड़ की साइड से जोर से जा टकराया। उसके आसपास मौजूद डिसिपल्स घबरा गए। क्या तुम लोगों में बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है? ब्रदर जियाओ जरूर क्रिटिकल मोमेंट पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट कर रहा होगा। तभी उस यूजलेस लुचे ने गलती से उसके किसी वाइटल पॉइंट पर टक्कर मार दी और उसकी छी को डिसरप्ट कर दिया। एग्जैक्टली एक ट्रेसी ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर डिसिप्लिन भला ब्रदर जियाओ को कैसे हरा सकता है? उसकी बस किस्मत अच्छी थी। तुम सब यहां खड़े क्या कर रहे हो? भागो। अगर ब्रदर जियाओ उठ गया और उसने इसका ब्लेम हम पर डाल दिया तो? सुचिगा जल्दी से मेरे पास आई। अगर फर्स्ट सीनियर ब्रदर गलती से उससे टकराए नहीं होते तो मैं डेफिनेटली इंजर्ड हो जाती। उन्होंने मुझे बचाने के लिए रश किया था, है ना? भले ही उन्होंने ये काम कितने ही क्लमी तरीके से क्यों ना किया हो। फिर उसने मुझे गंभीरता से देखते हुए कहा, फर्स्ट सीनियर ब्रदर, प्लीज अब से पहाड़ के नीचे मत जाना।
मैं डिलिजेंटली कल्टीवेट करूंगी और आपकी प्रोटेक्शन करूंगी। जब मैं गोल्डन कोर रियलम तक पहुंच जाऊंगी, तब कोई भी पर्पल बैम्बू पीक को बलि करने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे कदम हल्के से रुक गए। मेरे होंठों पर बिना एहसास हुए एक हल्की सी स्माइल आ गई। इस बीमार और ट्विस्टेड कल्चरेशन वर्ल्ड में शायद यही इनोसेंट जूनियर सिस्टर एकमात्र इंसान थी जिसकी मुझे सच में परवाह थी। तभी सेकीट मास्टर के आदेश पर एक मजेस्टिक आवाज पूरी एज्योर क्लाउड सेक्ट में गूंज उठी। 3 दिन बाद 5 महान सेक्ट्स मिलकर हिडन ड्रैगन सीक्रेट रियल्म खोलेंगी। हर पीक को ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर या उससे ऊपर के 2 डिसिपल्स भेजने होंगे। जो भी पीक मना करेगा उसका नाम सेक्रेट से हटा दिया जाएगा। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। मैं तो बस चुपचाप लो प्रोफाइल रहना चाहता था। मुझे ना फेम चाहिए थी, ना अटेंशन और ना ही कोई ट्रबल। लेकिन तभी जूनियर सिस्टर ने साफ नाराजगी के साथ कहा, मैंने सुना है हेवनली डाउ सेक्ट का होली सन शाओयान भी वहां आएगा। उसका नाम सुनते ही मेरे माथे पर शिकन पड़ गई। शाओयान हेवनली डाओ सेक्ट का होली सन था, जो एज्योर स्काई रीजन की नंबर 1 सेक्ट थी। उसे ऐसा अनपैरेलल्ड जीनियस माना जाता था जो 100 साल में सिर्फ एक बार पैदा होता है। उसकी एक जोड़ी हेवन ब्रेकिंग गोल्डन आइजोस थीं, जो दुनिया के हर इल्यूजन और हर फॉल्सहुड को भेद कर देख सकती थी। लगता है मुझे पूरी तरह तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसी आंखों वाले इंसान का सामना करते हुए कम से कम 10,000 में एक चांस तो था ही कि वह मेरी असली स्ट्रेंथ को एक्सपोज कर दे। रात होते ही मैं चुपचाप पहाड़ के पीछे मौजूद एक फ्रीजिंग पॉन्ड के पास चला गया। वहां मैंने अपने शरीर पर 9,999 सील्स लगा दी। अगर तुम्हें भी ऐसी स्ट्रेंथ चाहिए तो कमेंट में एक लिखो। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की लीकेज को घटाकर सिर्फ एक बूंद से ज्यादा नहीं रहने दिया। उसी समय जमीन से 10,000 मीटर ऊपर एक इनविजिबल फ्लाइंग वेसल हवा में स्थिर था। उसके डेक पर एक हैंडसम यंग मैन खड़ा था। वह था श्याओयान ही, हेवनली दाओ सेक्ट का होली सन। वह ब्लड फील्ड सेक्ट के एल्डर के गायब होने की जांच कर रहा था। यंग मास्टर, उसके एक सबऑर्डिनेट ने रिपोर्ट दी, हमने इस मामले की जांच कर ली है। ब्लड फील्ड सेक्ट एल्डर की औरा कल रात आखिरी बार एज्योर क्लाउड सेक्ट के बैक माउंटेन में डिटेक्ट हुई थी। वहां किसी बैटल के कोई साइंस नहीं मिले, सिर्फ फायर एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी का बेहद फेंट ट्रेस बचा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फेंट? किसी ने एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर को पल भर में राख में बदल दिया, यहां तक कि उसकी सोल को एस्केप करने का मौका भी नहीं मिला। और तुम उसे फेंट कह रहे हो? सबऑर्डिनेट ने अपना सिर झुका लिया। इस सबऑर्डिनेट की इनकॉम्पिटेंस कीम कखें। हालांकि बची हुई ऑरा सच में सिर्फ ची रिफाइनिंग रेल्म जितनी इंटेंसिटी रखती है। यन हिल ने दूर की तरफ देखा। जब ग्रेट डाओ अपनी पीक पर पहुंचता है तो वह सिंप्लिसिटी में लौट आता है। अपनी पावर को इतनी परफेक्ट तरह से कंट्रोल करने का मतलब है कि अटैकर का रेल्म हमारी कल्पना से भी कहीं आगे निकल चुका है। फिर उसने नीचे फ्रीजिंग पॉन्ड में बैठे मेरी तरफ देखा। क्या वह पर्पल बैम्बू पीक का फर्स्ट सीनियर ब्रदर लूचेन है? हाँ, यंग मास्टर। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वह पूरी तरह से फेलियर है। उसने सेक्ट में 10 साल बिता दिए हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हासिल नहीं किया जो ध्यान देने लायक हो। उसका पर्सनैलिटी कावड़ली है और वह डेथ से डरता है। श्याओयन हाई ने मुझे घूर कर देखा। एक यूजलेस डिसाइपल 10,000 साल पुरानी मिस्टिक आइस के पिघलने से बने पॉन्ड में बिना एक्सप्रेशन बदले बैठ सकता है। यहां तक कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर भी इसमें एक पल में जमकर अकड़ जाएगा। इंटरेस्टिंग। या तो यह कोई बॉडी कल्टीवेशन जीनियस है जिसका फिजिक बेहद पावरफुल है, या फिर यही वो वेरिएबल है जिसे हम इतने समय से खोज रहे हैं। मेरा ऑर्डर पास कर दो। इस सीक्रेट रियल्म ट्रायल के दौरान सीनियर ब्रदर लू चेन पर कड़ी नजर रखी जाए। मैं देखना चाहता हूं कि जब उसे एब्सोल्यूट डिस्पेयर में धकेला जाएगा तब वह मुझे क्या सरप्राइज देता है। तो आखिरकार मेरी नजर रखी जा रही थी। अब जबकि मैं इससे बच नहीं सकता था, मुझे अपना अप्रोच बदलना ही था। हिडन ड्रैगन सीक्रेट रेल्म एक इंडिपेंडेंट स्पेस था
जो हेवनली डाओ की परसेप्शन को ब्लॉक कर सकता था। इसका मतलब था कि इसके अंदर मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकता था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपनी रॉब से एक सिकुड़ा हुआ मास्क निकाला। मैंने उसे बोर्डम के एक मोमेंट में कैजुअली फॉर्ज किया था। जैसे ही मैंने उसे पहना, महायाना रियल्म से नीचे का कोई भी इंसान मेरी आइडेंटिटी को देख नहीं सकता था। सीक्रेट रियल्म के बाहर तुम मुझे ची रिफाइनिंग का ट्रैश डिसाइपल कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सीक्रेट रियल्म के अंदर मैं वो ग्रिम रीपर बन जाऊंगा जो लोगों की जानें हार्वेस्ट करता है। बस उम्मीद है कि कोई अंधा इडियट खुद ट्रबल ढूंढता हुआ मेरे पास ना आ जाए। जल्द ही सीक्रेट रियल्म के खुलने का दिन आ गया। पांचों महान सेक्ट्स के हजारों डिसाइपल्स उसके एंट्रेंस के सामने इकट्ठा हो गए थे और उनकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ जल रही थी। हमारे सामने एक विशाल स्पेशियल वॉर्टेक्स मौजूद था जिससे एक एंशिएंट और डेसोलेट ऑरा निकल रही थी। एक एल्डर ने घोषणा की, सीक्रेट रियल्म में प्रवेश करने के बाद हर पार्टिसिपेंट को एक रैंडम लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। सीक्रेट रियल्म 7 दिनों तक खुला रहेगा। 7 दिनों के बाद एग्जिट एक बार फिर दिखाई देगा। जो भी समय पर वापस नहीं लौट पाया वह हमेशा के लिए अंदर फंस जाएगा और डीमन बीस्ट्स का फूड बन जाएगा। इसके अलावा सीक्रेट रियल्म की गहराई में एक एंशिएंट टेरर सील्ड है। किसी भी हालत में कोर रीजन में प्रवेश मत करना। मैं भीड़ के बिल्कुल पीछे खड़ा था और सिर से पैर तक प्रोटेक्टिव टैलिस्मन से ढका हुआ था। मैं चाहता था कि सबको लगे कि मैं मरने से बेहद डरा हुआ हूं। फिर मैंने जूनियर सिस्टर को एक टूटा हुआ जेड पेंडेंट दिया। गंभीर एक्सप्रेशन के साथ मैंने उससे कहा, अंदर जाने के बाद कोई ऐसी जगह ढूंढना जहां छिप सको। अगर तुम्हें डेंजर का सामना करना पड़े तो इस जेड पेंडेंट को तुरंत क्रश कर देना। लेकिन सूचिंगा ने अपना सिर हिला दिया। मुझे अभी भी कुछ स्पिरिट हर्ब्स कलेक्ट करने हैं। मैं आपके लिए पिल्स रिफाइन कर सकती हूँ सीनियर ब्रदर, और इससे आपकी बॉडी इंप्रूव होगी। मैंने बेबसी से साई किया। ये लड़की जरूरत से ज्यादा कंसिडरेट थी। आदेश मिलते ही अनगिनत डिसाइपल्स वॉटेक्स के अंदर दौड़ पड़े। एक वायलेंट वेव ऑफ डिजीनेस के बाद मैंने खुद को एक प्राइमीवल फॉरेस्ट में खड़ा पाया जहां विशाल पेड़ों ने पूरे आसमान को ढक रखा था। मैं बस किसी पेड़ के खोखले हिस्से को ढूंढकर सोने ही वाला था कि मेरी डिवाइन सेंस ने कुछ इंटरेस्टिंग महसूस किया। थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा क्रिम्सन हर्ब बेहद अलूरिंग फ्रेग्रेंस छोड़ रहा था। क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन मशरूम। आउटर रीजन में इतनी बड़ी स्पिरिट हर्ब कैसे उग सकती है? तभी 3 एज़्योर क्लाउड डिसाइपल्स की नजर भी उस हर्ब पर पड़ गई। मैंने सिर हिला दिया। इडियट्स। जैसा मैंने सोचा था, ठीक उसी समय जब तीनों डिसाइपल्स उस हर्ब को छूने वाले थे, जमीन अचानक फट पड़ी। रॉक आर्मर से ढका एक विशाल पाइथॉन धरती से बाहर निकल आया। उसने अपना खून से भरा मुंह खोला और सामने वाले डिसाइपल को पूरा का पूरा निगल गया। बाकी दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस विशाल स्नेक की टेल इतनी टेरिफाइंग स्पीड से चली कि दोनों को जोर से मारकर ब्लडी पल्प में बदल दिया। तीनों डिसाइपल्स को मारने के बाद भी रॉक आर्मर्ड पाइथन वहां से नहीं गया। वह स्पिरिट हर्ब के पास ही कॉइल होकर बैठ गया और बेहद सतर्कता से आसपास देखने लगा। यह 4th रैंक पीक डीमन बीस्ट था। अपनी पूरी स्ट्रेंथ में यह एक ऐसे ह्यूमन कल्टीवेटर के बराबर था जो आधा कदम गोल्डन कोर रेल्म में प्रवेश कर चुका हो। मैंने पूरा सीन बिना किसी इमोशन के देखा। कल्टीवेशन वर्ल्ड क्रूअल था। ग्रीड अक्सर डेथ के साथ हाथ में हाथ डालकर चलती थी। फिर भी क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन मशरूम से शानदार वाइन बन सकती थी। यही सोचकर मैंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। मैंने उसमें कोई स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल नहीं की, बस अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ से उसे फ्लिक कर दिया। रॉक आर्मर्ड पाइथॉन ने डेडली थ्रेट महसूस किया और अचानक अपना सिर उठाकर बचने की कोशिश की, लेकिन पत्थर इतना तेज था कि स्नेक की नर्व्स के रिएक्ट करने से भी पहले वह वहां पहुंच गया। एक हल्की सी आवाज के साथ उसकी आयरन हार्ड रॉक स्केल्स टोफू की तरह चकनाचूर हो गईं। आजकल के स्नेक्स में मैंसर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुझे देखते हैं और हेलो तक नहीं बोलते। तभी मुझे किसी के पास आने का एहसास हुआ और वह कोई जाना पहचाना इंसान था।
हाई ने मरे हुए पाइथन की जांच की। 4th रैंक पीक, रॉक आर्मर्ड पाइथन एक ही स्ट्राइक में मरा है। कोई स्पिरिचुअल एनर्जी रेजिड्यू नहीं है। वूंड पूरी तरह से फिजिकल पेनिट्रेशन से हुई है। इस तरह का डैमेज पहुंचाने के लिए अटैकर कम से कम लेट स्टेज गोल्डन कोर बॉडी कल्टीवेटर होना चाहिए। तो ऐसा एक्सपर्ट सीक्रेट रेल्म में घुस चुका था और उसने अपनी सोर्ड निकाल ली। जब तुम अभी भी यहीं आसपास हो तो सामने क्यों नहीं आते? मैंने धीरे से बुदबुदाया। मुझे ढूंढने के लिए तुम अभी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो। तभी फॉरेस्ट में कहीं से मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वेल वेल, पर्पल बैम्बू पीक की फेरी, अब भाग क्यों नहीं रही हो? ब्लड फीएंड सेक्ट के कई डिसिपल्स ने सुचिगा को चारों तरफ से घेर लिया था। उनमें से एक ने मेलिसियस तरीके से ग्रिन किया। जैसी उम्मीद थी, एज्योर क्लाउड सेक्ट की पर्पल बैम्बू फेरी वाकई कमाल की है। वो फिगर, वो चेहरा, अगर तुम्हें ब्लड कॉर्प्स में रिफाइन कर दें तो तुम टॉप क्वालिटी मटेरियल बनोगी। सुचिगा ने उन्हें घूरते हुए कहा। ब्लड फीएंड सेक्ट सीक्रेट रियलम में बाकी चारों सेक्ट्स के डिसिपल्स का ओपनली हंटिंग कर रही है। क्या तुम्हें सेक्ट वॉर शुरू होने का डर नहीं है? वह आदमी हंसा। लिटिल गर्ल, तुम बहुत नाइव हो। जब हम तुम सबको मारकर इसे डीमन बीस्ट अटैक जैसा दिखा देंगे तो किसे पता चलेगा कि ये हमने किया है? तभी मेरे पहले कहे हुए शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। अगर तुम्हें डेंजर का सामना करना पड़े तो जेड पेंडेंट को तुरंत क्रश कर देना। सुचिगा ने बिना देर किए पेंडेंट क्रश कर दिया। ब्लड फील्ड सेक्ट के एक डिसाइपल ने हंसते हुए कहा, स्ट्रगल करना बंद करो और सरेंडर कर दो। तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। सुचिगा चिल्लाई। शैडोज में छिपकर हमला करने वाले कवर्ड्स, फर्स्ट सीनियर ब्रदर, मुझे बचाइए। मेरे मास्क के पीछे से मेरी आवाज शांत रही। लॉज ऑफ हेवन एंड अर्थ लॉक, ह्यूमन स्केल ओपन। सुचिंगा की आंखों में आंसू भर आए। फर्स्ट सीनियर ब्रदर, आई एम सॉरी। अब चिंग आपके लिए खाना नहीं बना पाएगी। ब्लड फाइंड डिसिपल्स मुझे घूरने लगे। क्या मैं मर्टल हूं? एक मर्टल सीक्रेट रियलम के अंदर आया कैसे? मैंने शेटर्ड जैड पेडेंट की तरफ देखा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज तुमने क्यों फेंक दी? उन्हें मेरे वर्ड्स का जरा भी मतलब समझ नहीं आया। ब्लफ करना बंद करो, मर जाओ। उन्होंने अटैक कर दिया, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। ये पॉसिबल कैसे है? भागो, अलग अलग होकर भागो। ये आदमी कम से कम लेट स्टेज गोल्डन कोर बॉडी कल्टीवेटर है। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया। जब आ ही गए हो तो यहीं रुक जाओ। कुछ ही पलों में ब्लड फाइंड सेक्ट का हर डिसिप्लिन जमीन पर मरा पड़ा था। सुचिगा मुझे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखती रह गई। सीनियर, मैं उसके पास चला गया। सिली गर्ल, तुमने खुद को ऐसी हालत में क्यों पहुंचा दिया? यह जगह सेफ नहीं है। उस जेड पेंडेंट को संभाल कर रखना। सुचिंगा ने मेरे पीछे से आवाज लगाई। सीनियर, वेट, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों बचाया? और ये फीलिंग बिल्कुल वैसी क्यों लग रही है जैसे रात में फर्स्ट सीनियर ब्रदर मुझे ब्लैंकेट से ढकते हैं? फिर उसने अपना सिर हिला दिया। मैं पागल हो रही हूं। वीक कल्टीवेशन वाले फर्स्ट सीनियर ब्रदर आखिर कैसे एक पीयरलेस एक्सपर्ट हो सकते हैं जो बस कैजुअली जेस्चर करके पावरफुल एनिमीज को राख में बदल दें? जरूर ये मास्टर के कोई फ्रेंड होंगे या सेक्रेट के कोई हिडन एल्डर। अपने मास्क के पीछे मैंने साई किया। हिडन एक्सपर्ट होना भी कितना एक्सहॉस्टिंग है। तभी मुझे अपने डेंटियन के अंदर एक बदलाव महसूस हुआ। डैम इट, मैंने बस थोड़ी सी रियल पावर इस्तेमाल की और मेरा रियल्म फिर बढ़ने लगा। नीचे जल्दी नीचे जा। अचानक मुझे दूर से एक टेरिफाइंग ऑरा महसूस हुई। ये ऑरा देखकर लग रहा है कि उन ब्लड फाइंड सेकेट के बस्टर्ड्स ने पूरे सीक्रेट रियलम को सैक्रिफाइस करने की प्लानिंग की है। मैं तो बस शांति से लो प्रोफाइल रहना चाहता हूं। ये इतना मुश्किल क्यों है? तभी फॉरेस्ट में एक डरी हुई आवाज गूंजी। 9 नेटर ब्लड फाइंड ग्रैंड फॉर्मेशन। ब्लड फाइंड सेक्ट पागल हो गई है। वे हम सबको सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। 1 2 3, लेकिन फॉर्मेशन नोड्स 8 हैं। वे हजारों लोगों को सैक्रिफाइस करके एक डीमन सीड बनाने वाले हैं। इस बार ब्लड फाइंड सेक्ट ने बहुत बड़ा मूव खेला है।
जैसे ही सीक्रेट रियल्म कलैप्स होगा, स्पेशियल टर्बुलेंस एक 100 लाई के अंदर मौजूद हर चीज को फ्लैटन कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि डिस्टर्बेंस बेहद इनॉर्मस होगा। इतनी पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस के साथ हेवनली डाउ की आई निश्चित रूप से इसे नोटिस कर लेगी। लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे ब्लड फाइंड सेक्ट के पीछे स्निक करके उनकी फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करनी ही पड़ेगी, वरना सब खत्म हो जाएंगे। तभी पास में एक विशाल मसलर डिसिप्लिन डर के मारे चिल्लाया, क्या मैं भी मरने वाला हूं? मास्टर, आपका डिसिप्लिन अभी तक शादी भी नहीं कर पाया है। मैंने उस बेवकूफ जायंट को देखा और मन ही मन साई किया। ये इडियट अचानक इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें पता है इसे एक्सीडेंट में मरवाने में मैंने कितनी मेहनत की है? इसके गिरने का एंगल और जमीन की हार्डनेस कैलकुलेट करने में ही मेरे मिलियंस ऑफ ब्रेन सेल्स खर्च हो गए। तभी पास खड़े एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, किस सीनियर ने हमें बचाया? मैं हेवनली कैलकुलेशन सेक्ट का डवांडे हूं। सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अगर मैंने अभी खुद को रिवील कर दिया तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। मैं तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और एक्टिंग शुरू कर दी। मेरी लेग मेरी लेग टूट गई। बहुत दर्द हो रहा है। द्वांत ने मेरी तरफ देखा। टेस ब्रदर, आप भी इंजर्ड हैं। मुझे लगा किसी पावरफुल सीनियर ने हमें बचाया है। फिर उसकी नजर पास पड़े विशाल डीमन बीस्ट के कॉर्प्स पर गई। ये चीज क्या है? मैं ऐसे कांपा जैसे सच में बहुत डरा हुआ हूं। मैं बहुत डर गया था। मैं भाग रहा था। तभी अचानक एक पत्थर से ठोकर लग गई। फिर मैंने देखा कि यह बड़ा सा मॉन्स्टर किसी चीज से टकराया और खुद ही मर गया। क्या मैं सपना देख रहा हूं? ड्वान ने मेरी ऑरा को एग्जामिन किया। जी, इन रिफाइनिंग थर्ड लेयर तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी अनस्टेबल है। तुम सच में एक वीकलिंग हो। फिर उसकी आंखों में इम्प्रेस्ड एक्सप्रेशन आया। टॉइस्ट ब्रदर, तुम्हारी लक तो हेवन डिफाइंग है। ये गोल्डन कोर 7th लेयर स्टोन बीस्ट सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि इतना बेवकूफ था कि खुद को ही मार बैठा। तुम्हारी डेस्टिनी को जरूर ट्रेंडेमियस फॉर्चून प्रोटेक्ट कर रही होगी। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे भी लगता है मेरी लक काफी अच्छी है। वेल देन, डॉइस्ट ब्रदर, अब जब हम सेफ हैं तो मैं चलता हूं। मेरी जूनियर सिस्टर मेरा इंतजार कर रही है। मुझे घर जाकर खाना है। लेकिन ड्वांद ने तुरंत मुझे रोक लिया। वेट, डॉइस्ट ब्रदर, पूरा इलाका मॉन्स्टर से भरा हुआ है। अगर तुम चाय रिफाइनिंग पर अकेले इधर उधर घूमोगे तो पक्का मर जाओगे। मेरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ एवरेज है, लेकिन फॉर्चून और मिसफॉर्चून प्रिडिक्ट करने में मैं एक्सपर्ट हूं। तुम्हारा माथा डार्क दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ईस्ट की तरफ उठती हुई एक फेंट पर्पल ऑरा देख सकता हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो मैं डेफिनेटली सरवाइव करूंगा। मैंने उसे चुपचाप घूरा। ये फैट बास्टर्ड मुझे बॉडीगार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। नो थैंक्स, मैंने कहा। एक्चुअली आई मेरी बात पूरी करने से पहले ही ड्वान ने अपना कंपास निकाल लिया। फॉर्मेशन का सेकंड फेज शुरू हो गया है। ग्रेट मिसफॉर्चून, लाइफ गेट साउथ ईस्ट में है। डॉइस्ट ब्रदर, रन। अगर हम लेट हुए तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने साउथ ईस्ट की तरफ देखा। वही तो डेथ गेट फॉर्मेशन नोड था। वहां 2 गोल्डन कोर पीक डीमन बीस्ट्स गार्ड कर रहे थे। ड्वांट का चेहरा पीला पड़ गया। हम गए काम से। मेरे कंपास ने मुझे धोखा दे दिया। ये लाइफ गेट नहीं है, ये तो गेट्स ऑफ हेल है। दोनों विशाल डीमन बीस्ट उसकी तरफ झपट पड़े। द्वान ने घबराकर तुरंत स्पेल चांट करना शुरू कर दिया। अर्जेंट एज द लॉ कमांड्स। फिर वह चीख पड़ा, इनकी ऑरास इतनी भारी क्यों है? तभी आसमान से एक गोल्डन सोर्ड लाइट नीचे उतरी। दोनों डीमन बीस्ट्स एक ही पल में कटकर गिर पड़े। ड्वान की आंखें फैल गईं। हेवनली डाओ के होली सन, हम बच गए। शिवमणि धीरे धीरे हमारे सामने नीचे उतरा। ड्वान ने गहराई से झुककर कहा, होली सन, हमारी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने भी कांपने की एक्टिंग की। मैं तो डर के मारे मर ही गया था। क्या ये इमॉर्टल है? श्यवन ही ने सीधा मेरी तरफ देखा। उसने मेरी ऑरा को एग्जामिन किया। थिन स्पिरिचुअल एनर्जी, ब्लॉक्ड मेरिडियंस। क्या मैंने ज्यादा सोच लिया था?
लेकिन तभी उसकी हेवन ब्रेकिंग गोल्डन आइज ने पूरे इलाके को स्वीप कर दिया। मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि कोई पावरफुल एक्सपर्ट यहीं आसपास है। तभी उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुरंत झुककर होलीसन को जवाब दिया, मेरा नाम लुचन है। मैं एज्योर क्लाउड सेक्ट के पर्पल बैम्बू पीक का डिसाइपल हूं। लुचन? ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर का एक डिसाइपल इतने खतरनाक सीक्रेट रियल में अब तक सरवाइव कर गया। मैंने उसे इनोसेंट एक्सप्रेशन दिया। शायद मैं बस लकी हूं। शाओयन की आंखों में सस्पिशन की चमक आई। अगर तुम इतने लकी हो तो एक काम करो, उस बीस्ट को यहां ल्योर करके लाओ। मैं अपनी स्वॉर्ड टेस्ट करना चाहता हूं। मैंने मन ही मन कर्ज किया, ये स्वॉर्ड टेस्ट नहीं है, ये साफ साफ मेरा टेस्ट ले रहा है। कितना रूथलेस बेस्टर्ड है। मैंने घबराने का नाटक करते हुए कहा, होलीसन, मैं सिर्फ ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर पर हूं। शियाओ यान हाई ने अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रखा। जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। होलीसन, ये तो बहुत ज्यादा अनरीजनेबल है। मैंने प्रोटेस्ट किया। द्वांत ने भी बोलने की कोशिश की, ये मर जाएगा। साइलेंसम, शियाओवानी ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने एक लंबी साई छोड़ी। फाइन, मैं जाता हूं। मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट की, 30 मीटर। मॉन्स्टर की पाउंसिंग स्पीड 80 मीटर प्रति सेकंड थी। उसकी सोर्ड स्पीड 120 मीटर प्रति सेकंड थी। मुझे एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। फिर मैंने उस अनजान जायंट डिसिप्लिन की तरफ देखा और मन ही मन कहा, बिग ब्रदर, अब तुम्हारा हीरो मोमेंट आ गया है। मैं आगे बढ़ा और किसी तरह सच में अटैक डॉज कर गया। न स्पिरिचुअल एनर्जी की कोई फ्लैश हुई, न कोई मूवमेंट टेक्निक, और न ही किसी कल्टीवेशन स्किल का ट्रेस था। मैंने बस एक लूज स्टोन पर पैर रखा और ठीक सही मोमेंट पर गिर गया था। श्यवन मुझे ध्यान से देख रहा था। तो ये सच में बस हेवन डिफाइंग लक वाला यूजलेस डिसाइपल है। फिर उसने पूछा, क्या तुम अभी भी मूव कर सकते हो? मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मैं जिंदा हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं। शियाओनी ने आगे की तरफ इशारा किया। फॉर्मेशन नोट वहां है। अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे ठीक पीछे रहना। द्वान तुरंत इंप्रेस दिखने लगा। ताओइस्ट ब्रदर, तुम तो इनक्रेडिबल हो, तुम उससे भी सरवाइव कर गए। मैंने कहा, मैंने पहले ही बताया था, तुम्हारे पीछे चलने का मतलब है मीट मिलने की गारंटी। तो टेस्ट खत्म हो चुका था। गुड। अब मेरी बारी थी परफॉर्मेंस करने की। मैंने चुपचाप अपने छोटे से ट्रैप की डिफिकल्टी बढ़ाने का फैसला किया। उधर फॉर्मेशन नोड पर ब्लड फील्ड सेक्ट के डिसाइपल्स अपना रिचुअल कर रहे थे। होली सन ने ऑर्डर दिया है, हमें 1 घंटे के अंदर डीमन लॉर्ड को अवेकन करना ही होगा। तभी उनमें से एक अचानक चिल्लाया, कौन है वहां? मैंने शैडोज से जवाब दिया, तुम्हें मारने आया हुआ इंसान। फिर मैंने शानही और दवंदे की तरफ देखा। तुम दोनों फाइट करो, मुझे बाथरूम जाना है। अब कुछ इंटरेस्ट कलेक्ट करने का समय आ गया था। एक ब्लड फील्ड सेक्ट डिसाइपल ने कई कैप्चर्ड कल्टीवेटर्स की तरफ इशारा करके चिल्लाया, जल्दी करो, इतनी स्लोली क्यों मूव कर रहे हो? और डिले किया तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। कैप्टिव्स बुरी तरह गिड़गिड़ाए, प्लीज हमें छोड़ दो, तुम्हें छोड़ दूं। हाँ, ब्लड फाइन डिसिप्लिन हंसा। सैक्रिफाइस ऑल्टर तक पहुंचो, फिर पता चलेगा। तभी उसके पीछे से एक कोल्ड वॉइस सुनाई दी, कौन है? दफा हो जाओ, दिखाई नहीं दे रहा, ब्लड फाइंड सेक्ट बिजी है। मैंने अपना मास्क पहना और शांति से एक हाथ उठाया। फर्स्ट टेक्निक, सप्रेशन। एक टेरिफाइंग प्रेशर नीचे उतरा। आसपास मौजूद गोस्ट स्पिरिट्स तुरंत शैटर्ड हो गए और ब्लड फील्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स वहीं फ्रीज हो गए। बचे हुए कैप्टिव्स घुटनों के बल गिर पड़े। थैंक यू सीनियर, आपने हमारी जान बचा ली। क्या हम सीनियर का ऑनरेबल नेम जान सकते हैं? मैंने पीछे मुड़ते हुए कहा, एक नेमलेस आदमी नेमलेस काम करता है। फिर मैंने ब्लड फील्ड सेक्ट डिसाइपल्स के स्टोरेज बैग्स चेक किए। नॉट बैड, 30,000 स्पिरिट स्टोन्स और कई हाई ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट्स। ये सेक्ट से मंथली रिसोर्सेज कलेक्ट करने से कहीं बेहतर था। काम निपट गया था, इसलिए अब मेरे लिए अपनी नॉर्मल वीकलिंग रूटीन पर वापस लौटने का समय था। हेल्प, मैं रास्ता भटक गया हूं। यहां इतना अंधेरा है, ये बच्चा बहुत डर गया है।
शाउट ने मेरी तरफ देखा। तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हारी फेट सच में टफ है। फिर उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया। लगता है एक फॉर्मेशन नोड डिस्ट्रॉय करना काफी नहीं था। असली मॉन्स्टर अभी तक अवेकन नहीं हुआ है। अचानक जमीन कांपने लगी। हमारे आगे का रास्ता टूट कर ट्विस्ट होने लगा। ये क्या हो रहा है? ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? मैंने भौहें सिकोड़ लीं। नहीं, मैं बिल्कुल मूव नहीं कर सकता। मुझे किसी तरह एग्रो को कहीं और शिफ्ट करना होगा। तभी एक मॉन्स्ट्रस ब्लड रेड ऑरा पूरे सीक्रेट रियल्म में फैल गई। ये एंशियंट ब्लड डीमन है। ब्लड फाइंड सेक्ट के वो लूनेटिक्स चाहते हैं कि पूरी कल्चरेशन वर्ल्ड फिर कभी पीस ना देखे। शियाओयान ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ की। डीमन, इतना एरोगेंट मत बनो। फ्लेम ड्रॉन स्वॉर्ड आर्ट, किंग स्लेइंग स्लैश। एक ब्रिलियंट स्वॉर्ड लाइट एंशियंट ब्लड डीमन की तरफ गई, लेकिन अटैक उसे रोकने में फेल हो गया। हर कोई डिस्पेयर में डूब गया। तभी शियाओयानी ने अचानक सुचिका को पकड़ लिया। जूनियर सिस्टर सू, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने अलार्म में पूछा। उसने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, जूनियर सिस्टर सू, मुझे फॉरगिव करना। अर्लियर फॉलिंग विंड स्लोप पर मिस्टीरियस ब्लैक रोब्ड सीनियर ने तुम्हें बचाया था। मेरी इंट्यूशन कहती है कि वह जरूर यहीं आसपास है, शायद इसी एरिया में कहीं मौजूद है। फिर उसने खाली सराउंडिंग्स की तरफ ऊंची आवाज में कहा, सीनियर, मुझे पता है आप देख रहे हैं, ये डीमन मेरी एबिलिटी से बाहर है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको इस लड़की की बहुत परवाह है। अब मैं इसे डीमन को ऑफर करूंगा। अगर आप इसे मरते हुए नहीं देखना चाहते तो सामने आ जाइए। मास्क के नीचे मेरा चेहरा डार्क हो गया। तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? दुआन गुस्से में दहाड़ा। तुम खुद को राइचस सेक्ट का होली सन कहते हो और एक वुमन को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें जरा भी शेम नहीं है। एंशंट ब्लड डीमन ने अपना विशाल क्लॉ सुचिंगा की तरफ बढ़ाया। वो थी इम्पॉसिबल। सुचिंगा चीखी, फर्स्ट सीनियर ब्रदर, अगर मैं अभी डॉज करता तो मैं अपनी आइडेंटिटी छिपाकर नहीं रख सकता था, लेकिन अगर नहीं करता। मैंने एक शांत सांस ली। लगता है मुझे फिर से एक कन्विंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट डिफेंस एक्टिवेट। मैं सुचिगा के सामने आ गया। एंशियंट ब्लड डीमन का अटैक सीधे मुझ पर आ गिरा। मैं जमीन पर दूर जा फेंका गया और ड्रामेटिक तरीके से चिल्लाया, मास्टर, क्या आपकी वो पुरानी स्पिरिट आखिरकार मुझे ब्लेस कर ही गई? क्या यही वो एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट है जिसके बारे में आपने बताया था? ये सच में मेरी जान बचा सकता है। शाउट की आंखें सिकुड़ गईं। तो ये अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने वाला आर्टिफैक्ट था, एक वन टाइम एंशिएंट ट्रेजर। नो वंडर इस ट्रैश डिसाइपल की लक सच में absurd है। लेकिन तभी एंशिएंट ब्लड डीमन ने एक और अटैक गैदर किया। सियाओई का एक्सप्रेशन बदल गया। नहीं, रुक जाओ। वो अटैक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पीक स्ट्राइक के बराबर है। अगर ये हिट हुआ तो हम सब राख में बदल जाएंगे। डीमन का अगला अटैक पूरी ताकत से नीचे आया। अब मुझे इरिटेशन होने लगी थी। अभी तक खत्म नहीं हुआ। क्या तुम सच में मुझे मजबूर करना चाहते हो कि मैं तुम्हें असली में मार दूं? तभी मुझे अपना ओपनिंग मिल गया। परफेक्ट। मैं तुम्हारे साथ डेथ तक फाइट करूंगा। मैं दहाड़ते हुए आगे चार्ज कर गया। शट अप। एक पाम स्ट्राइक के साथ मैंने एंशियंट ब्लड डीमन को उड़ा दिया। उसका विशाल शरीर पूरे बैटलफील्ड में फ्रेगमेंट्स बनकर बिखर गया। मैं फिर जमीन पर गिर पड़ा और मन ही मन सोचा, एक्सेलेंट, एक्टिंग के पूरे मार्क्स। ये मूव उन्हें फूल करने के लिए काफी होना चाहिए। डीमन के शैटर्ड रिमेन से एक डार्क ऑर्ब बाहर निकला। शाओयन हाई चिल्लाया, डीमन कोर मुझे दो। मैंने उसे उठाकर एग्जामिन किया। ये क्या है? हॉथॉर्न कैंडी बॉल जैसा दिख रहा है। किसी ने पैनिक में चिल्लाया, तुमने तुमने उसे खा लिया। वो डीमन कोर है। लेकिन तब तक मैं उसे निगल चुका था। जैसे ही डीमन कोर मेरे शरीर में पहुंचा, वायलेंट डिमोनिक पावर मेरे अंदर एरप्ट हो गई। डैम, मेरा पेट ब्लोटेड लग रहा है। शायद ये एक्सपायर्ड था। तभी सीक्रेट रियलम कोलैप्स होने लगा। दिस इज बैड। सीक्रेट रियलम टूट रहा है। सब खत्म होने वाला है। अभी भी हजारों एलीट डिसाइपल्स अंदर हैं।
अब एक्टिंग के लिए कोई टाइम नहीं बचा था। मैंने दोनों हाथ उठाए। 5 एलिमेंट्स, रिवर्स फ्लो, टेलीपोर्टेशन, फॉर्मेशन, एक्टिवेट। मैंने चिल्लाकर कहा, अगर मरना नहीं चाहते तो अभी मेरे आसपास इकट्ठा हो जाओ। सभी के पैरों के नीचे एक मैसिव फॉर्मेशन फैल गया। बचे हुए डिसाइपल्स उसकी तरफ दौड़े। अगले ही पल हम सब सीक्रेट रेल्म के बाहर टेलीपोर्ट हो गए। बाहर इंतजार कर रहे लोगों में तुरंत शोर मच गया। वे बाहर आ गए। कोई बाहर आया है। ये सीनियर ब्रदर स्याओ और जूनियर सिस्टर सूटू हैं। मैंने मन ही मन कर्ज किया, डैम इट, मुझे पर्पल बैम्बू पीक वापस जाकर तुरंत क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना होगा। मेरा रेल्म अभी क्यों बढ़ रहा है? सबसे खराब समय पर ही ऐसा क्यों होना था? अचानक आसमान डार्क हो गया। ऊपर से एक ओवरवेलमिंग प्रेशर नीचे उतरा और अनगिनत कल्टीवेटर्स को घुटनों पर गिरने के लिए मजबूर कर दिया। एक कोल्ड और इमोशनलेस वॉइस ने हेवन एंड अर्थ में गूंजते हुए कहा, इस दुनिया में कल्टीवेशन करने वाले सभी चोर हैं। चोरों को एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। चोर बच नहीं सकते। चोरों को मरना होगा। चोरों, अपना जजमेंट स्वीकार करो। वह हेवनली डाउ था। आखिरकार उसने मुझे ढूंढ लिया था। एक टेरिफाइंग फोर्स ने पूरे एरिया को घेर लिया। हर किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी और लाइफ फोर्स ड्रेन होने लगी। लेकिन मेरी डिस्प्लेड रियल्म इतनी लो थी कि मैं बेरली सरवाइव कर पाया। लोगों ने सरप्राइज से मेरी तरफ देखा। इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत वीक है, इसी वजह से ये लक की वजह से बच गया। इस यूजलेस डिसाइपल की लक हमेशा की तरह रिडिकुलस है, लेकिन अंदर से मैं इरिटेटेड था। तो आखिरकार तुम्हें मुझे इतने करीब से देखने का मौका मिल ही गया। ट्रैश समझकर इग्नोर किया जाना सच में अनोइंग है। उसी मोमेंट सुचिंगा की मेमोरीज मेरे दिमाग में फ्लड हो गईं। फर्स्ट सीनियर ब्रदर, उठिए मत, आपको मेरे लिए जिंदा रहना होगा। फर्स्ट सीनियर ब्रदर, ये स्प्रिट पिल्स मैंने इस महीने सेक्ट मिशन से कमाए पॉइंट्स से एक्सचेंज की हैं। फर्स्ट सीनियर ब्रदर, मुझे ये बॉडी रिफाइनमेंट मैनुअल एक ट्रेनिंग एक्सपीडिशन के दौरान मिला। फर्स्ट सीनियर ब्रदर, ये आपकी फेवरेट बेगर्स चिकन है। अब से मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगी। फर्स्ट सीनियर ब्रदर, जब किसी दिन आप स्ट्रांग हो जाइए तब आप चिंग की प्रोटेक्शन करना। मैंने सुचिंगा की तरफ देखा। वो हेवनली डाउ के प्रेशर के नीचे बेयरली टिक पा रही थी। मैंने हल्की सी साई की। अगर जूनियर सिस्टर ही नहीं रही तो अब मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? सुचिंगा ने मेरी तरफ देखा। फर्स्ट सीनियर ब्रदर, आप। मैं आगे बढ़ा। जूनियर सिस्टर, ध्यान से देखो, तुम्हारे सीनियर ब्रदर की अगली स्वॉर्ड स्ट्राइक बहुत पावरफुल होगी। सेकंड स्वॉर्ड, ओपन। जैसे ही मैंने अपनी रियल पावर का सिर्फ एक फ्रैक्शन रिलीज किया, मेरा विजिबल रियलम फिर से गिरने लगा। ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर। नो, ये ची रिफाइनिंग सेकंड लेयर तक क्यों गिर गया? ची रिफाइनिंग सेकंड लेयर इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है? हेवनली डाउ की आवाज फिर गूंजी। तो इस दुनिया ने एक अनोमली छिपा रखी थी। नेचुरल ऑर्डर के बाहर पैदा हुआ एक रूल ब्रेकर, लेकिन दुर्भाग्य से अब तुम्हारे पास छिपने की कोई जगह नहीं है। थीफ, तुम स्पेस के लॉज वील्ड करने के योग्य नहीं हो। सप्रेशन, पूरा स्पेस फ्रीज हो गया। थीफ, अब तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। लॉक। मैंने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई। जब तक मैं जाना चाहता हूं, मेरे पैरों के नीचे रास्ता मौजूद रहेगा। ब्रेक। मेरी सोर्ड ऑरा ने सील्ड स्पेस को चीर कर अलग कर दिया। वार्म अप खत्म हो चुका है, अब मेरी बारी है। मैंने अपना हाथ उठाया। 3 लाइव्स, वॉइड शैटरिंग। हेवनली डाउ की आवाज गुस्से से गरज उठी। थीफ, तुम्हारी गंदी हैंड्स की हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? स्पेस लॉज के ऊपर टाइम लॉज की परत। डिस्ट्रक्शन। हर कोई हॉरर में मुझे देखने लगा। सब खत्म हो गया, यहां तक कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 5 सेक्ट मास्टर्स भी इस लेवल की हेवनली पनिशमेंट की एक स्ट्राइक सरवाइव नहीं कर सकते। फिर चाय रिफाइनिंग सेकंड लेयर का डिसाइपल इसे कैसे झेल सकता है? तभी उन्होंने मेरा डिस्प्लेड रियल्म फिर से नोटिस किया। वेट, ये फिर गिर रहा है। ची रिफाइनिंग फर्स्ट लेयर। नो, ये अभी भी नीचे जा रहा है।
हेवनली पनिशमेंट सीधे मुझ पर आकर लगी। दर्द अनबेरेबल था, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराया। दर्द होता है, लेकिन अब इसकी आदत हो चुकी है। मेरे शरीर से एक टेरिफाइंग ऑरा फूट पड़ी, जिसने पूरे वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर को ही बदल दिया। पहली बार हेवनली डैव की आवाज कांप उठी। ये ऑरा, मैंने आसमान के अंदर झांकते हुए कहा। तुम्हें किसने जाने की परमिशन दी? फिर मैंने अपना हाथ हेवंस की तरफ उठाया। आखिर में एक मॉर्टल बॉडी भी गॉड को मार सकती है। आसमान दो हिस्सों में फट गया। हेवनली डाव का जजमेंट चकनाचूर हो गया। हर कल्टीवेटेड डिसबिलीफ में जमकर खड़ा रह गया। एक इंसान ने गॉड को मार दिया। ये पॉसिबल कैसे है? क्या ये सच में हमारा वही कावर्डली फर्स्ट सीनियर ब्रदर है?